आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन खलबली मची है यूक्रेन और यूरोप से लेकर अमेरिका तक। पीएम मोदी ने स्टैंड साफ कर दिया है। भारत का स्टैंड न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। पुतिन ने भी आज शांति की बात कर दी है, लेकिन ये शांति युद्ध रोककर आएगी या यूक्रेन को निपटाकर फुल स्टॉप लगेगा, ये बड़ा सवाल है। जेलेंस्की से लेकर ट्रंप तक ने शांति प्रस्तावों की झड़ी लगा दी, लेकिन पुतिन ने सबको बिल्कुल क्लियर नो बोल दिया है। यूरोप चाहता है कि सीजफायर हो जाए, जेलेंस्की चाहते हैं युद्ध रुक जाए, ट्रंप चाहते हैं कोई भी डील हो लेकिन बात बन जाए। जबकि पुतिन का रुख साफ है, या तो यूक्रेन के 20% हिस्से पर किया गया उसका कब्जा उसके हवाले रहे, या फिर वो बाकी के 80% यूक्रेन पर भी रूसी झंडा फहरा देगा। दरअसल यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में ही अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ पूरा लुहांस्क इलाका भी इसमें शामिल है। कई ऐसे इलाके हैं जिन पर लगातार रूस अपना कब्जा कर रहा है। खेरसोन और जापोरिजिया का लगभग 75% और खार्किव, सुमी, माइकोलाइव शहरों के कुछ हिस्से पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस भी जंग खत्म करना चाहता है, यूक्रेन भी युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। पुतिन ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 2 सूबे डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस के हवाले कर देना होगा, तभी जंग खत्म होगी। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं। ऐसे में अब पुतिन भी पूरा यूक्रेन ही कब्जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली से वापस मॉस्को जाकर पुतिन यूक्रेन का फुल एंड फाइनल हिसाब करने वाले? क्या पुतिन का अगला कदम उठेगा तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुतिन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध पर क्या बातें कही हैं। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज संदेश बड़ा क्लियर कर दिया है। शांति की बात करते करते यह भी बता दिया है कि आतंकवाद की किसी भी घटना को हम नहीं सहेंगे और रूस और भारत ऐसे ही कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहेगा। लेकिन अब दिल्ली से जाने के बाद पुतिन क्या करने जा रहे हैं? शांति वाला संदेश लेकर जाएंगे? क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, जेके त्रिपाठी सर हैं हमारे साथ पूर्व राजदूत के तौर पर, सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ हैं, दीप्ति तनेजा हैं विदेश मामलों की जानकार हैं, कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल रिटायर्ड वी.के. दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी सर, यही सबके मन में अभी सवाल है, यही ग्लोबली भी चर्चा हो रही है कि पुतिन जब भारत से वापस मॉस्को लौटेंगे तो क्या होगा, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? शांति वाला पाठ भारत ने तो पढ़ाया है, क्या शांति होगी? ये युद्ध का रास्ता दिल्ली से होकर जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि शांति का रास्ता दिल्ली से नहीं जाएगा, इसलिए कि देखिए 2 देश मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं, पहले तुर्की और अब अमेरिका कर रहा है। लेकिन भारत का स्पष्ट एक स्टैंड है
कि दो देशों के बीच में अगर कोई तनाव या कोई इशू, कोई मुद्दा है तो उसका समाधान दोनों देशों को मिलकर करना चाहिए, तीसरे पक्ष को नहीं। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले जब इमरान खान के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे थे, इमरान खान जब वहाँ गए थे यूएसए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम तैयार हैं कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने को। हमने कह दिया था नो थैंक यू, हमें मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि दो पक्षों के विवाद के बीच में उनको आपस में ही करना चाहिए। तो हम अगर अब मध्यस्थता की बात करते हैं तो ये हमारे उस स्टैंड के, ख़ासतौर से कश्मीर पे हमारे स्टैंड के खिलाफ जाएगा, इसलिए मध्यस्थता नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बातें करके और दोनों को बात करके दोनों को ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जहां दोनों आकर के बैठें और बातचीत करें। पहला प्रश्न जो आपका था कि अब यहाँ से जाकर के पुतिन क्या करेंगे। देखिए, पुतिन का साफ एजेंडा है। उन्होंने शुरुआत में ही, यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में ही अपनी 4 मांगें रखी थी कि यूक्रेन का डिमिलिटराइजेशन हो, यूक्रेन नाटो का मेंबर ना हो, और डोनबास वगैरह हिस्से जो हैं उसमें उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि वो हमें दिए जाएं। उन्होंने कहा था कि उसमें जो मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत 2015 में समझौता हुआ था कि उनको अपना चर्च, अपनी लैंग्वेज, इस सब की सुविधा रहे, वो किया जाए। और चौथा उन्होंने ये किया था कि एक हमारे साथ यूक्रेन शांति समझौता करे कि कोई वो नहीं होगा। अब इसमें से कुछ भी यूक्रेन ने नहीं माना। अब भी पुतिन की वही मांगे हैं। फ़र्क इतना है कि यूक्रेन एक तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने का अब कोई वही नहीं रह गया और कर भी नहीं सकता। और डोनबास रीजन पे ज़्यादातर पे भारत आने से पहले हमने देखा ना किस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं यूक्रेन के जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ऐसा लगा देखकर जैसे गाजा पट्टी की तस्वीरें हम फिर से देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों में घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बड़ा साफ किया, हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्षधर हैं और शांति के प्रयासों को ही हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। आज पूरे विश्व की निगाहें दीप्ति जी दिल्ली पर ही थी, और दिल्ली से अगर जो मैसेज गया है पूरी दुनिया में, उसे अगर मैं आपसे समझूं कि आज दिल्ली में दुनिया ने क्या देखा, क्या संदेश गया, तो क्या होगा? देखिए प्राची जी, जो दिल्ली से संदेश गया है वो मल्टी प्लुरैलिटी का गया है कि मल्टी प्लूरल देश होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ बायलैटरल काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो रहती थी। शांति का संदेश गया है, टेररिज्म के खिलाफ संदेश गया है, तो मल्टी मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को गई है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्या ये युद्ध रुक सकता है। देखिए, मैं भी इसमें सर के साथ अग्री करती हूँ कि बैकडोर डिप्लोमेसी से शायद भारत का रोल आए, लेकिन मध्यस्थता के लिए उसको अभी तक कोई न्योता नहीं आया है। और अगर आएगा भी तो भारत हैज ऑलवेज मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंड, तो शायद वो बीच में बैठ के औपचारिक तरीके से मध्यस्थता नहीं करेगा। पर साथ साथ भारत ने पूरे विश्व को यह भी संदेश दे दिया है कि आपकी दादागिरी हम पर नहीं चलेगी। कि चाहे आप टैरिफ लगाते हैं ट्रंप, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगाते हैं, तो वो सैंक्शंस का अल्टरनेटिव रूट ढूंढ लेते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में होगी। पुतिन क्लियर मैसेज देते हैं कि जो तेल की सप्लाई है, आयात निर्यात, वो नहीं रुकेगा। एनर्जी सेक्टर के बारे में बात होती है, लॉजिस्टिक्स के बारे में बात होती है। चाइना को क्लियर संदेश जाता है कि तुम अगर हमारे रास्ते रोकोगे, तुम BRI बनाओगे, तो हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, हम व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर बनाएंगे, हम ग्रेट लक्षद्वीप प्रोजेक्ट की तो बात कर ही रहे हैं। तो ये सब मल्टी डायमेंशनल मैसेजेस पूरे वर्ल्ड को गए हैं। टेररिज्म के खिलाफ गया है कि एक मल्टी प्लूरल देश बनने का, एक विश्व बनने का ये जो मैसेज है प्राची, ये लाउड एंड क्लियर पूरे वर्ल्ड को दिया है अभी। बिल्कुल, और यहां से संदेश बाकी जितने देश हैं उनको क्या क्या गया है कि करके अगर बात कर लें, और सबसे पहले ट्रंप की बात कर लें जो सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे। कई समझौते उनकी तरफ से किए गए। अलास्का में जो बातचीत हुई थी वो भी हमने देखा। आप इस समझौते की बात करते हैं, कभी जेलेंस्की पर दबाव बनाते हैं, कभी अपनी शर्तें रखते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। आज ये तस्वीरें उन्होंने भी देखी होंगी कि भारत जब बायलैटरल टॉक्स के लिए बैठ रहा है तो सबसे पहले शांति की बात कर रहा है, उसके बाद अपने देश के रूस की बात कर रहा है। तो दत्ता सर, वहां ट्रंप को क्या संदेश जा रहा है? अभी तक जो वो दबाने की कोशिश थी, बार बार परेशान करने की कोशिश थी, अपनी दादागिरी करने की कोशिश थी, क्या वो अब थमेंगी ट्रंप की? बिल्कुल, देखिए, अगर ट्रंप समझदार हैं, जो मुझे उम्मीद है कि होंगे, जो पुतिन साहब ने बोला अपने इंटरव्यू में भारत में आने से पहले
कि पुतिन ने वो युद्ध जो है चालू नहीं किया था। किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन ने डोनबास लुहांस्क के जो नागरिक हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। नियो नाजिब इनके जो एजोव बटालियन होती थी वहाँ लगातार सिविलियंस को मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग इलाका था और उन्होंने मदद मांगी थी रशिया से कि हमारी मदद करें, हमें ये यूक्रेन वाले तंग कर रहे हैं। और उस समय रूस ने बोला था यूक्रेन को कि आप इनको आज़ादी दे दीजिए, इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दीजिए आप डोनबास लुहांस्क के इलाके को। और जब क्रीमिया की उस समय बात नहीं हुई थी। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने जब सोवियत यूनियन के अंदर उसको वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, नेटो को बढ़ने का जो शर्तें उस समय थी, उस समय जब एग्रीमेंट हुआ था कि नेटो नहीं बढ़ेगा, तो क्यों बढ़ रहा है और क्यों तुम नेटो ज्वाइन करना चाहते हो। यूक्रेन को उकसाया फिर किसने? अमेरिका ने और नेटो ने यूक्रेन को। और ये दर्द किसने दिया? अमेरिका ने और नेटो ने। किसको? यूक्रेन को बोला तो लड़ जा रशिया के साथ, हम तेरे पीछे खड़े हैं। तो ये जंग के जिम्मेवार जो हैं कौन है? अमेरिका और नेटो। अभी ये लोग जब तक यूक्रेन को ये नहीं बोलेंगे भाई तो अब बंद हो जा, ये हमने जो ट्राई करना था एक्सपेरिमेंट ये फेल हो गया है, रूस अपने घुटनों पे नहीं आया है, वो और ताकतवर होता चला जा रहा है और तेरा बेड़ा गर्क हो रहा है। जो यूक्रेन एज अ नेशन जो तबाही हुई है उसकी, और कोई अगर नेता होता तो अभी तक लोग पब्लिक उसको हटा देती कि सबसे बड़ा नुकसान जेलेंस्की ने कर दिया। किसका? कीव का, यूक्रेन का। और रशिया ने बिल्कुल आपको बहुत सहम से अपना हथियार असला इस्तेमाल किया है। सिविलियंस को ज्यादा टारगेट नहीं किया उसने, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि सिविलियन जो उनके साथ किसी जमाने में साथ थे उनका नुकसान हो। तो ये जो कार्रवाई है, पुतिन अपना लक्ष्य लेके जो डोनबास लुहांस्क के अंदर एडवांस करते चले जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन अपना ड्रोन अटैक करता है, कुछ इधर उधर नुकसान कर देता है, उससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो रशिया का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जंग किसने शुरू करी? यूक्रेन ने। क्यों करी? उसने डोनबास लुहांस्क में लोगों के ऊपर अत्याचार करा। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रशिया ने क्यों चलाया? उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद में वहां पे रेफरेंडम हुआ, उन्होंने बोला हम रूस के साथ मिलना चाहते हैं, तो उनको अभी रूस का हिस्सा बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि शांति अगर आएगी तो अमेरिका और नेटो को मानना पड़ेगा। अगर आप उकसाएंगे तो आप अपना ही नुकसान कराएंगे फ्यूचर में जाके। अगर आप चाहें कि नेटो और रशिया का युद्ध हो जाए तो नेटो की तबाही होगी यकीनन। और रूस आज के दिन में वो प्लानिंग करके चल रहा है कि अगर मेरे को फ्यूचर में नाटो के साथ लड़ना पड़ जाए तो मेरे पास वो क्षमता है कि नहीं। और उसने अपनी क्षमता को डेवलप किया है। उसने अभी तक अपना पूरा आर्सेनल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने बचा के रखा हुआ नेटो के लिए। तो क्या आप चाहेंगे कि जर्मनी, फ्रांस या यूके अपना बेड़ा गर्क करा ले? वहां पे रोज अगर मिसाइलें गिरने लग जाएं तो वहां की पब्लिक बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब है, यूक्रेन के चक्कर में तुम अपने मुल्क की तबाही करा रहे हो। कौन मुल्क चाहेगा ऐसी तबाही? तो मेरा कहने का मतलब यह है, जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। और दर्द किसने दिया? रशिया, अमेरिका ने और नेटो ने। भाई रशिया क्या कर रहा है तो अब पूरी दुनिया देख ही रही है। रशिया ने हमले कितने तेज कर दिए ये भी पूरी दुनिया देख रही है। और जब पुतिन भारत आते हैं तो जो एक दशकों पुराना भारत और रशिया के बीच का संबंध है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। और दोनों ही नेताओं के बीच की जो दोस्ती है वो बड़ी गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। और जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं श्याम सर, इस युद्ध का खामियाजा कहीं ना कहीं भारत ने भी तो भुगता ही है ना। दोस्ती जो रशिया के साथ रही, तेल खरीदना हमने जारी रखा, इसी की वजह से हम पर सारे सैंक्शंस लगाए गए, हम पर जो टैरिफ थे वो लगाने की कोशिश की गई, हम पर टैरिफ थोप दिए गए। लेकिन भारत ने ये बता दिया कि हम अपने स्टैंड पर बड़े कायम हैं, हम तो झुकने वाले हैं नहीं। मोदी और पुतिन की ये जो जोड़ी है ये क्या कोई नया इतिहास लिखने जा रही है? धन्यवाद प्राची। जय हिंद सनो वरुणा। बड़ी एक ट्रायंगल की बात है, वहां से शुरुआत करता हूं मैं। कुछ दिन पहले एससीओ समिट हुआ और जापान के रास्ते हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और बिल्कुल गंभीरता, शांत नहीं कहते हैं, वो जो चुप्पी वाली गंभीरता जो चाइना में रहती है उस हिसाब से सब कुछ हुआ। उसके बाद वो अलास्का में गए और वहां पे उनका जो स्वागत हुआ उसमें उनके जो F-35 और B-2 बॉम्बर्स ने उनको एरियल सल्यूट दिया ऑफेंसिव पोस्चरिंग में, जबकि डिप्लोमेसी के लिए वो गए थे। और भारत के शाम का पालम एयरपोर्ट का कल नजारा, हमने वायुसेना ने उन्हें रिसीव किया, कैप्टन ने उन्हें रिसीव किया सीमा पर और चुपचाप आराम से अंधेरे को चीरते हुए ये एलोसिन 96 जो उनका पावर पॉइंट विमान है वो उतरा और बहुत गर्मजोशी के साथ हमने दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी के साथ
एक जो पिछले 24 घंटे की नजारा हम देख रहे हैं वो हमने किया। चाइना के साथ हमारे बढ़ते संबंध, अमेरिका के साथ हमारा जो फिशर और रशिया के साथ हमारा ऑल वेदर फ्रेंडशिप, ये तीनों मायने रखता है। और इन तीनों मायने के साथ पीछे प्रधानमंत्री लगे रहते हैं शांति की बात करते हुए, और लगातार यूक्रेन को भी समझाते हैं और लगातार रशिया को भी समझाते हैं। मध्यस्थता डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, ये हमारी नीति का हिस्सा है और उससे मैं सहमत हूं। तो अब हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा है कि हम शांति की बात करते रहें, न्यूट्रलिटी में हम शांति ढूंढें और बुद्ध के देश में, गांधी के देश में पुतिन से वो इंडोर्समेंट करें। लेकिन पुतिन आने से पहले कह कर आए हैं कि डॉनबास दे दो वरना कीव को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपनी पोस्चरिंग पर हैं। भले क्रीमिया को वो कह रहा है कि मैं दे दूंगा, स्टैंपिंग कर रहा है अमेरिका, भले कह रहा है कि अब 4 रीजन्स जो है उस पर हम अपने स्टैंप लगा देंगे, आप ले लो उनको। लेकिन क्या जेलेंस्की ये सब सुन रहे हैं? क्या बेल्जियम मान रहा है यूरोपियन यूनियन की बात? वहां फिशर है, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको भी खर्च करने में परेशानी है। वो डरते हैं कि हम वो भी नहीं करेंगे। शैडो फ्लीट पे डार्सनल में अटैक हो रहा है, टर्की के पास भी अटैक हो रहा है, रशिया के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन रशिया भी एक बड़ा देश है, शातिर खिलाड़ी है मिस्टर पुतिन, 20 साल का बड़ा अनुभव। ट्रंप तो अपनी ट्रम्पेट बजाते रह जाएंगे, दूसरा टर्म है, 6 साल हुआ है, पर वो उनसे नहीं बढ़ सकते जो उतने शातिर हैं। ये व्यापारी हैं और वो एक राजनीतिज्ञ हैं, स्टेट्समैन हैं। तो स्टेट्समैन की तरह बात करते हैं और भारत के साथ हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, उनके पुराना संबंध है। सरफेस की नीति की राजनीति हम करते हैं, ऊपर चाहे कुछ भी हो, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चाहे हमारा इसरो का हो, चाहे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस की बात आप जानते हैं, 74% हम उनसे इंपोर्ट करते थे, आज वो 34 है। और इस बार का थीम जो था वो ज्वाइंट कॉपरेशन का था, बायर सेलर का नहीं था। हमने उसको अलग हटाया और जो भी बातें हुई है वो सब इसलिए हुई हैं कि अगर आप Su-57 देते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दें, रेट्रोस्पेटिंग करने दें, हमारे मिसाइल्स उसमें फिट होंगे, हमारे इक्विपमेंट और सूट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें फिट होंगे। हम सरप्राइज देंगे विश्व को कि ये Su-57 कैसे लड़ेगा कल को। हमारे हिसाब से S-400 का अपग्रेडेशन होगा, ये S-500 मिले ना मिले, सुदर्शन चक्र में वो बात इंटीग्रेट हो जाएगी। हम दूर तक सोच रहे हैं। हमने 2030 में 100 बिलियन की बात की, अपने 2030 में 100 बिलियन, उसके पहले हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम ले लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा अभी थोड़ा सा 2% इंपोर्ट भारत रशिया से करता है, उसे बढ़ाना होगा, 70 से 100 बिलियन लाना पड़ेगा। ये बातें ट्रेड एंड डिफिसिट की है। रशिया एजुकेशन पॉलिसी पे, एजुकेशन जो मेला लगाया उन्होंने, अब कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट वीजा देंगे, गोवा में लेके आएंगे लोगों को, और हम अलास्का के ऊपर, चाइना के ऊपर जाके शिप बिल्डिंग करेंगे। किसकी शिप बिल्डिंग? हमने माइंस के लिए क्लेम किया है अलास्का में, हमने इंडियन ओशन में माइन के लिए क्लेम किया है, और अलास्का आर्कटिक में भी जाके माइंस क्लेम कर रहे हैं। किस लिए? हमारे प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे, चाइना को घेरना पड़ेगा, चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। हम साइप्रस जा रहे हैं, मेडिटेरियन में अपनी पकड़ बना रहे हैं, हम ग्रीस के साथ जाके तुर्की को भी 36 का आंकड़ा दिखा रहे हैं। हमारी भी डायमंड जो पॉलिसी है, नेकलेस ऑफ डायमंड की, उसे हमें काउंटर करने के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, चाहवार का एरिया हो, ईरान के साथ हो, सर, आज की जो तस्वीरें हैं या जो कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं वो कई देशों के लिए संदेश हैं। और जब हम ये कहते हैं कि मोदी और पुतिन की जोड़ी क्या कोई इतिहास लिख रही है, इस जोड़ी के मायने क्या हैं, और जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो ग्लोबल साउथ में नई लीडरशिप की हम बात करने लगते हैं, उभरती हुई लीडरशिप की हम बात करने लगते हैं, जो वेस्टर्न का दबाव हमेशा से रहा, उस पर अब हम रशिया और भारत की झलक जो देखते हैं, तो उसके बारे में अगर इन तस्वीरों से हम समझें सुशील सर, तो क्या मैसेज मिलता है? दुनिया ने क्या देखा होगा, क्या मैसेज उनको मिला होगा इन दोनों ही देशों के बारे में, पुतिन और मोदी की जोड़ी के बारे में? देखिए, बात यह है कि हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं काफ़ी देर से, लेकिन पॉइंट यह है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, और जो रिलेशन और जो अब जो तेजी आई है वो 2 वजह से आई है। एक तो कारण ये है कि पहले से हिस्ट्री है, जैसे फाउंडेशन है। दूसरा, ये मुलाकात जो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की प्राइम मिनिस्टर मोदी से, 19वीं मुलाकात है, तो उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो जो भी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारी प्रोटोकॉल तोड़ी और प्रोटोकॉल का कोई ध्यान ही नहीं दिया, खुद जाकर के उनको रिसीव किया, साथ गाड़ी में अपने बैठ के एक गाड़ी में शेयर करके आए, जो कभी नहीं होता है। और ये मेरे ख्याल 3 या 4थी दफा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने गए हों। वो पर्सनल केमिस्ट्री उनकी वो शो कर रही है और कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। जब हम जॉइंट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बात की। उन्होंने यूक्रेन के बारे में बात की कि उन्होंने कहा कि भारत की स्टैंड बहुत क्लियर है कि पीस इज द ओनली वे,
किस तरह से आएगी वो आपस में उनको समझना पड़ेगा, और उसमें भारत नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो बायलैटरल इशू है। हमारे हिसाब से उनको आपस में समझना पड़ेगा। लेकिन यहां जो मैसेजिंग हो रही है, जब हम बात कर रहे हैं यूएसए को या चाइना को या पाकिस्तान को या यूरोपियन कंट्रीज को, क्लियर है यहां पर कि भारत के दो बेसिक पहलू हैं विदेश नीति के। एक है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम किसी के दबाव में आके कोई जो डिसीजन लेंगे वो किसी के दबाव में नहीं लेंगे, जो राष्ट्रीय हित में होगा उस पर हम उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। जो अभी हमने लॉन्ग टर्म ऑयल के बारे में बात की है, जो एग्रीमेंट अभी साइन हो रहे हैं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम जो कह रहे हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि उस पहलू पे मैं बाद में जाऊंगा जब मौका लगेगा। लेकिन दूसरा जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि हम इसके कुछ देश, ये हमारे खासकर हमारे जो नेबर कंट्री हैं वो भूलते जा रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ये दो देश जो कोल्ड वॉर में होता था कि दो देश सारे मल्टीलेटरल सिस्टम को रन कर रहे हैं, वो नहीं है। तो ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसको बता रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें भारत और रूस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो उसको वो भूलना नहीं चाहिए। और जहां तक यूएसए की सवाल है, यूएसए को ये क्लियर मैसेजिंग है कि ये जो दबाव की जो नीति वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो नहीं चलेगी। इट हैज ए एक्सपायरी डेट। नहीं, ये तो भारत ने समय समय पर बता दिया है, और इसकी बात खुद पुतिन भी करते हैं। पुतिन जब पीएम मोदी के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं मोदी को कोई डरा और धमका नहीं सकता, भारत जो है वो अपने इंडिपेंडेंट नीति के साथ चलता है, उसे कोई दबाव में नहीं ला सकता। और ये भारत ने कहीं ना कहीं साबित करके दिखाया भी है। और आज केमिस्ट्री की त्रिपाठी सर सबसे ज्यादा बात हो रही है, चाहे हैदराबाद हाउस की तस्वीरें आई हों, चाहे हम प्रेसिडेंट हाउस की बात कर लें। और कल रात तो हमने देखा था एयरपोर्ट पर कितनी गर्मजोशी के साथ मिले थे, और उसके बाद फिर प्राइवेट डिनर का आयोजन करना, कई घंटों तक एक साथ रहना। यहां से भी तो कई संदेश दुनिया को जाते हैं ना कि ये दो महाशक्ति हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। और पुतिन ये समझते तो होंगे ना कि कितना दबाव भारत ने झेला है तेल खरीदने की वजह से, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ और लाभ हैं जो भारत को मिल सकते हैं। जी देखिए, जहां तक केमिस्ट्री की बात है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पुतिन नेचुरली बड़ा स्टर्न फेस रखते हैं। इवन जब ट्रम्प के साथ मिले थे तो बड़ी छोटी सी एक स्माइल, जो कि जबरदस्ती की स्माइल लग रही थी, दिया था उन्होंने। और लेकिन यहाँ जब आए तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन बड़े नेचुरल हो करके वो मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, हाथ मिलाया, जफ्फी मारी, और उसके बाद बातचीत करने में एकदम नेचुरलिटी, एकदम जो कहते हैं कंफर्ट लेवल बराबर था। और उसके बाद चूंकि पुतिन चाइना में एससीओ की मीटिंग जब हुई थी तो पुतिन मोदी जी को अपनी गाड़ी में ले गए थे ताकि कोई और न हो पाए। मोदी जी वहाँ गए, और ये बहुत कम होता है जब कि भारतीय प्रधानमंत्री किसी हेड ऑफ स्टेट को लेने के लिए वहाँ जाता है। आमतौर पे एक जूनियर मिनिस्टर को एज मिनिस्टर इन वेटिंग कर दिया जाता है, और जब ऑफिशियल मीटिंग होती है तब हमारे हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, उसके बाद देखिए अपने यहाँ अपने पीएम हाउस में प्राइवेट डिनर, और यहाँ पर भी आपने देखा कि हैदराबाद हाउस में हो या राष्ट्रपति भवन में हो या और कहीं हो, तो वहाँ भी बहुत ही एक नेचुरल जो है वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग दिख रही थी। तो ये तो इनका है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब ट्रम्प हो या यूरोपियन कोई लीडर हो, उनका क्या रिएक्शन होता है। अभी तक तो ट्रम्प का ट्रुथ सोशल पे कुछ आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रम्प को प्रॉब्लम इससे होगी कि जब पुतिन ने कहा कि हम ऑयल की सप्लाई, क्रूड की सप्लाई निर्बाध जारी रखेंगे। हालांकि भारत ने ये नहीं कहा कि हम लेना निर्बाध जारी रखेंगे, भारत ने थोड़ा सा उसको बहुत ही कॉशियसली प्रधानमंत्री ने वो किया है। डिफेंस के बारे में देखिए, हमने कुछ ये खुलासा नहीं हुआ क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं, हम सहयोग बढ़ाएंगे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। तो ये चीज़ें दुनिया देख रही है, और दुनिया में ट्रम्प देख रहे हैं, ट्रम्प के सो कॉल्ड सहयोगी देख रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि देखिए भारत ने ये दिखा दिया है कि आप कितना भी हमारे ऊपर दबाव डाल लीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारी
स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि हमें तेल की ज़रूरत, हम उनसे तेल लिए तो हम लेंगे उसको। हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि उनसे डिफेंस में हम कोऑपरेशन करेंगे, कोलैबोरेशन भी करेंगे, हम करेंगे। और हमने ये भी दिखाने की देखिए कोशिश की है कि ये पिछले 20 साल 25-30 साल से कि हम जो हैं हमारे एक देश के साथ रिश्ते दूसरे देश के साथ रिश्तों पर नहीं डिपेंड करते। ये डीहाइफनेशन जो हमने किया है, इज़राइल, पैलेस्टीन, अमेरिका, रूस, तो वो हमने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि हम अमेरिका से डिफरेंट स्तर पे बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स पे बात करेंगे, इंजन्स पे बात करेंगे, रूस से हम डिफरेंट लेवल पे बात करेंगे। दोनों के साथ जो हमारे संबंध है एक दूसरे के आड़े नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है। हम नेशन फर्स्ट की भी बात करेंगे, हम अपने हितों को देखेंगे। हम पर आप दबाव बनाने की कोशिश करिए, वो दबाव तो काम आएगा नहीं, उल्टा आपको ही अपने तेवर नरम करने होंगे। और वो नरम तेवर हमने देखे, ट्रंप के तेवर कैसे नरम पड़ गए और कुछ भारत ने किया नहीं, अपने स्टैंड पर खड़ा रहा। और कई लोगों ने सवाल उठाए कि पीएम मोदी इस पर बोलते नहीं है, लेकिन शांति से ही कैसे रास्ता निकल सकता है ये प्रधानमंत्री ने कई बार बताया है और आज भी बता रहे थे। ऐसे में दीप्ति जी ये जरूर समझा दीजिए, जब हम युद्ध के बारे में, हम जो संघर्ष इस वक्त है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं और पीएम का बयान देखते हैं हम कि वो कहते हैं हम शांति के पक्ष में हैं, हमारा न्यूट्रल स्टैंड नहीं है। ऐसे में जो यूरोप है, अब जो वहां के देश हैं, उनमें किस तरीके की खलबली मच रही होगी? वो देश जो चाहते हैं कि संघर्ष खत्म ना हो, जो जिन देशों की वजह से ये संघर्ष पैदा हुआ है, उनमें अब किस तरीके का हड़कंप होगा? देखिए प्राची जी, जो नेटो के देश हैं वो नेटो देश भी, जैसे कि अभी बात हो रही थी फ्रोजन एसेट्स की, कल जर्मनी ने सीधा जवाब दे दिया है अमेरिका को कि भैया वो फ्रोजन एसेट्स हम तुम्हें क्यों दें, वो अगर देने होंगे तो हम डायरेक्ट यूक्रेन को देंगे ना, तुम्हारे रास्ते क्यों देंगे। तो जैसे पहले भी बात हो रही थी कि ये बाकी नेटो देश इस समय उस सिचुएशन में ही नहीं है। यूरोजोन अपनी एक इतनी क्राइसिस से गुजर रहा है, वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, कभी उनकी करेंसी क्राइसिस रहती है कि वो आज युद्ध में पड़ सके। तो जैसे पहले भी बात हो रही थी, अरे भाई यूक्रेन के युद्ध को बेसिकली तो ये ट्रंप का ही था कि उसको नेटो में मिलाओ। इसके चलते यूरोपियन देश तो आज की स्थिति में है ही नहीं कि वो युद्ध में जा सके। और इसके लिए अल्टीमेटली ट्रंप को ही एक पीस डील में इस बात का करना होगा और ज़ेलेंस्की को भी समझना होगा कि भाई अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं बेंड करना पड़ेगा, बिकॉज रशिया तो अपना क्लियर स्टैंड दिखा चुका है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। और बार बार जो बात हो रही है कि मोदी जी ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, उनके लिए भारत प्रधान है और भारत प्रधान में पीस की बात करते हुए भी उन्होंने सारे, आप देखिए जो डील्स हुई हैं, बात हो रही थी कि बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं कहा है, लेकिन बहुत क्लियर तरीके से यह बात बोल दी गई है कि मैं यहाँ पे भारत को मिसाइल्स बेचने नहीं आया हूँ। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात हो रही थी, जो कल दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स मिले हैं, उसमें डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो चुकी है। साथ साथ आप देखिए रशिया ये भी बार बार स्टैंड लेता है कि ये तो बिल्कुल एक आयरनी वाली बात कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है अमेरिका, अपना यूरेनियम लेना तो बंद नहीं करता है। वो यूरेनियम का आज की डेट में भी रशिया से सबसे बड़ा इंपोर्टर ही अमेरिका है। तो भैया अपना फ्यूल तो तुम बंद नहीं करोगे, दूसरे के फ्यूल के ऊपर टैरिफ, सैंक्शन, दुनिया भर की चीजें लगाओगे, तो जिसका रास्ता भी हमने ढूंढ लिया है। साथ साथ जो अभी ये बिजनेस लीडर्स मीट हुई है, उसमें बहुत क्लियरली मोदी जी ने उसके अंत में जो कहा है कि दिस इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दिस इज अ रिफॉर्म ऑफ द माइंडसेट, कि ये माइंडसेट कि हम किसी से कम हैं या हम किसी पे डिपेंडेंट हैं या कोई हमारे बीच में अपनी गुंडागर्दी कर सकता है, ये चेंज होना पड़ेगा। मिलके ये एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है, साथ बढ़ना है। तो सारी चीजें जो भारत की हमने काइंड ऑफ रीसेट की, अगर हम बात करें प्राची, कि जो सब हम अमेरिका को या यूरोपियन वर्ल्ड्स को देते थे, वो सारी चीजें अब हम इधर रशिया के साथ एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो ईवी हो, सीएनजी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, अपना वर्कफोर्स हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, सारी चीजें हम अपने ट्रेड को रीसेट की बात कर रहे हैं कि हम केवल ट्रेड डेफिसिट में ना रहे या डिपेंडेंसी मॉडल जो होता है केवल एक वेस्ट पे, उससे अपने आप को हटा के रीसेट करके ईस्ट के साथ भी अपना एक ग्लोबल साउथ और एक
एक वर्ल्ड ऑर्डर रीसेटिंग की बात चल रही है प्राची यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों देशों के बीच में आज बहुत अहम समझौते हुए हैं, दोनों देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया की बात करेंगे तो वो चर्चा है, ये हेडलाइंस आज बनी है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में पीस को क्या पुश किया जा रहा है, क्या रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं तो क्या यहां से कोई समाधान निकलेगा, ये तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। और पीस की बात जब हम बार बार कह रहे हैं, भारत के स्टैंड की बात हम जब बार बार कह रहे हैं तो जेलेंस्की भी टकटकी लगाए देख रहे होंगे कि आज ये दोनों जो नेता हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से मिल रहे हैं। अब सवाल ये है दत्ता सर कि अब जेलेंस्की के पास क्या ऑप्शन बच रहा है? रूस का हमने आक्रामक रुख तो देख लिया, वो कितने एग्रेशन के साथ अभी मार रहा है, कितनी टारगेटेड उसके जो अभी हमले हैं वो हम देख रहे हैं। अब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या जेलेंस्की सुनेंगे? अब देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है, प्रूडेंस इज बेटर पार्ट ऑफ वैलर। तो जेलेंस्की ने जो इस चीज़ को दरकिनार करके उसने ये नहीं सोचा कि मैं किसके साथ लड़ने जा रहा हूँ। रूस एक इतनी बड़ी शक्ति जो है, चाहे मिलिट्री सुपर पावर था, इतना बड़ा देश है, आपने उसके साथ में पंगा ले लिया। आज के दिन में जेलेंस्की की अपनी स्टैंडिंग यूक्रेन के अंदर बहुत हद तक गिर चुकी है। वो उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी वो बोरो टाइम के ऊपर है। अभी पुतिन ने भी बोला मैं इसके साथ में क्या समझौता करूं, ये तो है ही नहीं इलेक्टेड प्रेसिडेंट एनी मोर, इलेक्शन कराए उसके बाद जो बनेगा उसके साथ हम समझौता करेंगे। तो जेलेंस्की के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं और कई लोग उनके रिज़ाइन करके चले गए हैं, अभी ये भी सुनने में आया था कि ये भी रिज़ाइन करने वाला है। तो जेलेंस्की का फ्यूचर बहुत डार्क है यूक्रेन के अंदर भी। तो अभी ये जो आगे चल के किस प्रकार हल निकलेगा, रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारी जो बॉटम लाइन ये है, डोनबास लुहांस्क का इलाका हम लेंगे, इसको आज़ादी हम दिलाएंगे, इसके बिना हम काम नहीं करने वाले हैं। तो अभी दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो हो, उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो आप एक हारे हुए घोड़े के ऊपर क्यों बेट लगा रहे हैं, आप अपना नुकसान क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो जेलेंस्की के पास में कोई चारा नहीं है, वो अपना नुकसान जबरदस्ती करता चला जा रहा है। जेलेंस्की ने डबल स्टैंडर्ड भी तो देखे ही होंगे ना सर, अभी नहीं, तक वो अमेरिका जिनके प्यारे बने हुए थे, दुलारे बने हुए थे, उन्होंने भी तो देखिए ना बैकस्टैबिंग करी थी। आज दुनिया में जो रूस के पुतिन और भारत की जो यहाँ पे चर्चा चली है, लोग देख रहे होंगे, रूस अपने हित की बात कर रहा है, भारत अपने हित की बात कर रहा है। हम दुनिया में किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अपने हित की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हम रूस के साथ दोस्ती कर रहे हैं और अमेरिका के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जितने हमने समझौते अभी रूस के साथ में करे हैं, चाहे रीलॉस का हो चाहे उसका हो, वो हम पहले अमेरिका के साथ कर चुके हैं। हम क्वाड के भी मेंबर हैं, हम वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उनसे अमेरिका से खरीद रहे हैं। अभी पुतिन जो उन्होंने बोला है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हमें फ्रांस ने दिया और ना अमेरिका ने दिया। लेकिन हमारा क्या है कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारा क्या है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हमारी हर एक दुनिया के हर एक देश हर एक शक्ति के साथ में मित्रता है। हम पूरा इक्वेशन लेके चलते हैं, हम किसी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते नहीं हैं, हम अपना हित देखते हैं। और हमारे जो अड़ोस पड़ोस में चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कुछ हो, हम उसको अपने लेवल पे निपट रहे हैं, हम किसी की मदद नहीं ले रहे हैं उसके अंदर। जो पहले भी यहाँ हमने चर्चा करी कि हम किसी मध्यस्थता की बात नहीं करते हैं, हम बायलैटरलिज्म में बिलीव करते हैं। कोई मसले है तो आप बातचीत से उसको हल करें, और जंग से आप उसको कोई मसले को हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई जंग थोपेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो हमने दिया जब पहलगाम पे हमला हुआ, और हमने बोल दिया है एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अभी वो पाकिस्तान के पाले में तुम करके देखो, फिर हम तुमको दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत एक बड़ी बैलेंस नीति के साथ चल रहा है। पूरे इंटरनेशनल अरीना के अंदर आज भारत की जो स्टैंडिंग है एक सुपर पावर की है। पुतिन साहब खुद बोलते हैं इंडिया इज अ सुपर पावर। आज के दिन में वो किससे डील कर रहे हैं? एक सुपर पावर से डील कर रहे हैं। वो अपने बराबरी के आदमी के साथ डील कर रहे हैं, किसी से अपने से कम से बात नहीं कर रहे हैं वो। और वो ये भी बोलते हैं कि ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत 1945 का भारत नहीं है, 1947 का भारत नहीं है, 2025 का टाइम है ये। वो भारत बदल चुका है, भारत की लीडरशिप बदल चुकी है, भारत की स्टैंडिंग जो दुनिया में है वो बहुत उच्च स्तर में चली गई है। पूरी दुनिया आपकी तरफ आप देख रही है, चाहे ग्लोबल साउथ हो चाहे आपके डेवलपिंग नेशंस हो,
और जितने बिल्कुल ठीक सर, मेक इन इंडिया की तारीफ अगर पुतिन कर बिल्कुल। देते हैं तो समझा जा सकता है कि उनको भी नजर आ रहा है कि ये भारत पुराने वाला भारत नहीं है, और अगर भारत के साथ उनकी साझेदारी बढ़ रही है तो जितना जरूरी भारत के लिए रूस की दोस्ती है, रूस के लिए भी भारत की दोस्ती इतनी ही जरूरी है। अब इसको रूस के परिप्रेक्ष्य से देखें, श्याम सर तो समझाइए कि भारत क्यों जरूरी है रशिया के लिए। बिल्कुल मुंह की बात कह दी आपने, ये जुबान पे आ रही थी मेरी बातें। देखिए, दो बातें कही थी इंटरव्यू में हमारे पुतिन जी ने आने से पहले। पहली कि मोदी एक बेहतरीन नेता है और किसी के दबाव में नहीं आते, और दूसरी बात कि इकोनॉमी में भारत ने मिरेकल किया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जितनी, अब कहते हैं ना कि फ्रेंड इन नीड डीड इज फ्रेंड इन डीड, तो ये जो नीड की बात है ना, वहां पे रशिया को हमारी अभी बहुत जरूरत है। हमें तो रशिया की जरूरत रहती ही थी। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें रशिया को हमारी जरूरत पड़ रही है। और मैं मानूं तो 4 साल से वो नहीं आए थे, यहां आए तो सही आए हैं, देर आए लेकिन बहुत सही आए हैं। और अब हम उनसे तेल जरूर खरीद रहे हैं, हमने टैरिफ की मार को झेल रखा है, लेकिन हम दूसरे देशों के साथ लगातार अपनी जैसे बाइपोलर मल्टीपोलर जो हमारा तरीका है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और रशिया को कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस नीति से। वो कहता है कि आप फ्रांस से ले लो, आप कहीं से ले लो, आप कहीं से जो भी सामान खरीदना। आप देखो ना, आप कह रहे हो ट्रंप की मार पड़ रही है, MH-9060 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील परसों तो हुई है, अगली खेप की P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट परसों तो दिया है उन्होंने हमें 6 के 6, जो हमारी लंबी डील थी उनसे। इतनी बड़ी मल्टी कहते हैं उसको फोर्स मल्टीप्लायर हमारे लिए है वो सब इंडियन ओशन में। और हमारे नेवल चीफ 4 दिन का बड़ा विजिट करके आए हैं। वो मुनीर जैसे वहां लंच तो नहीं करते और अपना काम करके आए हैं पूरी तरह से। अभी तो आए हमारे पिछले 10 दिन पहले हमारे एडमिरल त्रिपाठी, वहां से सारी बातें हो रही हैं। लेकिन क्या हम किसी से रुके हुए? इजराइल से हमारा अपना तरीका लड़ रहा है। तो देखिए, रशिया को अपने आप समझना पड़ेगा। और एक और बात बताऊं मैं, पिछले 4 सालों से जब से लड़ाई चल रही है, आपके चैनल में हो या कहीं भी, मैंने कहा यह जमीन की लड़ाई कभी नहीं है, यह जमीर की लड़ाई है। उन्होंने कहा था तुम नेटोफाई कर रहे हो, उसके मोहल्ले, तुम्हारा छोटा भाई था यूक्रेन, तुमने अलग किया था उसको, उस टोले मोहल्ले में तुमने दूसरों को लाके रख दिया, उनकी आवाज आने लगी, उनकी गूंज तुम्हारे यहां आने लगी, तुम्हारा कल्चर खराब होने लगा। तो उन्होंने 4 प्रांतों को पहले क्रीमिया लिया 2014 में, बाद में 4 प्रांतों को लिया, और कह रहे हैं यहीं पर रुक जाओ, हमें तुम्हारी डेप्थ नहीं चाहिए, ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं चाहिए। लंबी मिसाइल कभी नहीं मारते, एक आध बार ड्रोन चला गया पोलैंड के बॉर्डर पे, कभी भी नहीं जाते वो। बेलारूस के थ्रू वो पूरा घुस गए थे 6 महीने के अंदर, और 8 किलोमीटर का काफिला लगा दिया था कीव के साथ उन्होंने 2022 में, और 6000 किलोमीटर बाद में पीछे हट गए नॉर्थ ईस्ट में रशिया से। स्कॉर्च अर्थ करके पूरा कीव और पूरा जो है एरिया उसको रख दिया है, कल्चरली डिवास्टेट कर दिया है, सारे चर्चेस को, सारे कल्चरल सेंटर को, बच्चों का पलायन कर दिया 4 रीजन से, उनकी लैंग्वेज बंद कर दी, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ वो अपनी पकड़ वहां बना के रहना चाहते हैं। यह है उनका मानना। उन्हें रशिया को यूक्रेन नहीं चाहिए, बस आहट नहीं चाहिए नाटो की, क्योंकि उनको लगता था कि ये कल्चरल हमारा खराब कर देंगे। तो यहां पे बात आती है जमीर की, और इसी तरह से रशिया लड़ेगा। 20% हिस्सों पर हाँ। क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्री लड़ रही है धीरे धीरे घुसका के। हो क्या रहा है, कहीं भी लड़ाई बंद नहीं होगी, लंबी चलेगी, आग हो ना हो चिंगारी जलती रहने चाहिए। भाई 20% हिस्से पर अभी रूस ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। कई शहरों पर अभी भी टारगेटिंग जो अटैक है वो रूस की तरफ से किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये युद्ध रुकेगा, क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या लग रहा है कि जो संघर्ष कई सालों से चल रहा है सुशील जी, ये अब खत्म होने का वक्त आ गया है? क्योंकि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज हो, भारत का स्टैंड हो, ट्रंप की कोशिशें हो, और जेलेंस्की के पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं कि अब क्या हो सकता है। क्या इस युद्ध के खत्म होने का वक्त आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप जो सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है, क्योंकि हिस्ट्री को आप उठा के देखें तो युद्ध कभी परमानेंट नहीं होता, अल्टीमेटली सॉल्यूशन उसका निकलता है। और अभी जो बात चल रही है कि जो इस तरह 28 पॉइंट प्रोग्राम था, 20 बन गया, उसमें इशू जो हैं, उसमें जो 3 इशू बेसिकली हैं जो जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और जेलेंस्की उसके ऊपर अड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स कुछ कोलिशन ऑफ विलिंग जो है उनका वो अड़े हुए हैं कि जो रूस एरिया मांग रहा है, 4 एरिया जो 4 प्रदेश हैं उनके, वो जो मांग रहा है उसके, और जो उसके कंट्रोल में नहीं है कुछ एरिया उसमें से, उसको वो मांग रहा है। दूसरा, नाटो की जो उनकी डिमांड है कि नाटो की मेंबरशिप नहीं हो, यूक्रेन डिक्लेयर कर दे कि इसकी, या प्रेसिडेंट ट्रंप डिक्लेयर कर दें
कि वो नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन का जो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि यूक्रेन की हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, पावर लाइन उनको नहीं मिल रही है, नेचुरल गैस नहीं मिल रही है। तो रशिया जो है मेरे ख्याल से 3 महीने का वेट कर रहा है, जो मुझे लगता है कि फरवरी तक जो विंटर है वो यूक्रेन नहीं हैंडल कर पाएगा, इवन नेटो कंट्रीज के सपोर्ट के साथ में, क्योंकि वो खुद जो है एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज है। तो विंटर निकालना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल, वर्चुअली इम्पॉसिबल होगा, और उनको अपने आप सरेंडर करना पड़ेगा। जेलेंस्की की उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो उनके ऊपर करप्शन चार्जेस बहुत हो गए हैं, उनके जो कैबिनेट अभी जो है जैसा कि बात कर रहे थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ वो अरेस्ट हो गए हैं। दूसरा, खुद उनके ऊपर भी करप्शन चार्जेस हैं, और रशिया ने उनके ऊपर लेजिटिमेसी का क्वेश्चन किया हुआ है। वो चाहते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाए। वो जेलेंस्की इसके लिए अटके हुए हैं, क्योंकि वो जो उनको एक रास्ता चाहिए कि कोई जो है उनको वे आउट मिले, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। लेकिन मेरे विचार से पीस वहां पे होगी, किस शर्तों पे होगी ये कोई इशू है जो एकदम। अब ये शर्त तो तय करनी है कि शर्त क्या होंगी, लेकिन फिलहाल इस दौरे को अगर देखा जाए तो ये दौरा इकोनॉमिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम कह रहे हैं कि $100 अरब का हम व्यापार करेंगे तो समझा जा सकता है कि हम कितना बढ़ा रहे हैं। और जिस ट्रेड डेफिसिट की बात हम लगातार कर रहे थे, क्या उसका समाधान यहां से निकलता हुआ दीप्ति जी नजर आ रहा है? बिल्कुल प्राची जी, ये समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए इट वोंट हैपन ओवरनाइट, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है, और वो ट्रेड डेफिसिट हुआ है क्योंकि हमने तेल का जो इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया है आफ्टर द यूक्रेन वॉर, क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहा था। बट अब क्योंकि हमने अपने बहुत सारे सेक्टर्स, अपनी टेक्नोलॉजी जैसे फार्मा की टेक्नोलॉजी है, वो सब अब हम रशिया को देने वाले हैं, तो उसके चलते डेफिनेटली ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये कम होगा। और ये आगे, और साथ साथ जैसे FTAs की बात हो रही है, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात हो रही है, तो ये FTAs जब आएंगे तो इसमें टैरिफ्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो साथ देशों को लेके चलने वाली होती हैं। तो इससे ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली कम होता दिखता है। अब हम कितना अपने जो प्राइमरी गुड्स, इन सब में हमारा एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, इनको हम कितना बढ़ाते हैं, कितना ज्यादा हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उससे एक्सपोर्ट कितना बढ़ाते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये डेफिसिट हमारा कितना और कब तक कम होता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज इस दौरे से और इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर बात को लेकर कुछ ना कुछ हलचल है। ट्रंप के लिए अलग संदेश क्या है, यूरोपीय देशों के लिए अलग संदेश क्या है, जेलेंस्की के लिए अलग संदेश क्या है, और यहां से निकलकर अब पुतिन क्या करेंगे रूस वापस लौटकर, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।